हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग सब्जेक्ट CMED के लास्ट का एक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने पहला चैप्टर पढ़ा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, दूसरा पढ़ा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और अब मैं आपके सामने हूँ तीसरे चैप्टर को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम बात करें, संगठन या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी ये संस्था कॉलेज जहाँ पर आप पढ़ने आते हैं MG पॉलिटेक्निक, ये भी एक संगठन है। इस संगठन के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैनेजर का है, ओनर का है, जिनका ये पूरा कैंपस है, ओनरशिप जिनके पास में है। दूसरा यहाँ का स्टाफ है जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर काम करता है। और तीसरा हिस्सा आप हैं स्टूडेंट, जो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हम तीनों को मिला करके ये संगठन बनता है। तो हर एक जगह जहाँ कोई कार्य हो रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, अगर एक संगठन की तरीके से हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो रिजल्ट हमारा बेहतर होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? संगठन। पहला टॉपिक जो इसमें समझना है या क्वेश्चन में आता है कैसे, व्हाई वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड एडिशनल होता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें कि हमें संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संगठन की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं कह लीजिए क्या है, या लक्षण कह लीजिए क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता था डिटेल्ड एग्जाम में। ठीक है, चूंकि आपका डिटेल एग्जाम होना नहीं है तो ज़्यादातर हमारा फोकस उस बात पे है, उन एलिमेंट्स पर है कि आप समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ना कि हम बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर घुसे। थ्योरी के नोट्स में आपको बुक की फ़ोटो खींच करके भेज रहा हूँ, सिर्फ उतना ही पॉइंट भेज रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी, सिर्फ उतना पढ़िए अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। कुछ दिनों बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देना चालू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर जो भी हर चैप्टर से बन पाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, टॉपिक्स को समझ लेते हैं। तो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, क्या हमें ज़रूरत, क्यों हमें आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन की? संगठन की आवश्यकता इसलिए होती है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों की जिम्मेदारियां और उनके अधिकारों का निर्धारण किया जा सके। कहने का मतलब, अगर एक संस्था में, मान लीजिए आपकी कॉलेज एक संस्था है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं तो, या फिर एक टीचर है, तो एक टीचर के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या अधिकार हैं। जिम्मेदारियां मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट उसको पढ़ाने हैं, और अधिकार मतलब वो कौन कौन से राइट्स उसके पास हैं, किस तरह से वो चीज़ों को अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर बना सकता है। ठीक, तो ये तो हो गई क्या आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक के, क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के लक्षण से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का लक्षण से जो मतलब हुआ, वो मतलब ये हुआ कि पहली बात, कितने डेजिग्नेशन है आपके पास, ये आपको पता होने चाहिए। डेजिग्नेशन का मतलब पोस्ट होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसमें एक AE होगा, 4-6 JE होंगे, उसके नीचे सुपरवाइज़र होंगे, उसके नीचे मिस्त्री काम करेंगे, लेबर काम करेंगे। तो जब आपको ये पता होगा कि कितनी डेजिग्नेशन है आपके पास, तभी आप उनकी हायरार्की बना पाएंगे। जो कि हायरार्की क्या होती है अभी मैं समझाऊंगा। हायरार्की मतलब किस लेवल पर कौन कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है? डेजिग्नेशन। दूसरी चीज क्या है? राइट्स, अधिकार। तीसरी चीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, ये भी आपको तभी पता हो पाएंगे जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। क्योंकि हर एक संस्था के लिए उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाले अधिकार अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी संस्था में, जैसे आपके कॉलेज में हम लोग प्रैक्टिकल्स भी टीचर्स कराते हैं और
क्लासेस भी टीचर लेते हैं, और कुछ संस्थाओं में प्रैक्टिकल कराने के लिए अलग से लैब असिस्टेंट होते हैं और टीचर सिर्फ क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आप जाएंगे तो हर कोई हर काम नहीं कर रहा है, इसलिए यही सब जो है अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग लक्षण होते हैं जिनकी आवश्यकता एक संस्था को अच्छी तरीके से चलाने में पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई आती है बात तीसरी, क्या क्या टाइप हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखो 3 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला लाइन अथवा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा लाइन अथवा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे आपको ये लग रहा है कि लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं किस तरीके से। समझिए, लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से काम करता है जिसमें सिर्फ एक मैनेजर होता है। ठीक, उसके नीचे मान लेते हैं कि 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं। ठीक, अब इनके नीचे 3 एई हैं, सो ऑन, जैसा इधर है वैसा ही उधर भी है, और इनके नीचे 2 जेई हैं। ठीक है, सभी के नीचे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मिलिट्री फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए इसको लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्यों? इसमें हमेशा चीजें वन डायरेक्शनल होती हैं। ऑर्डर अगर दिया गया तो सीधे एक स्तर से दूसरे स्तर पर ट्रांसफर होता है डायरेक्टली। सभी लोग नीचे से ऊपर तक एक लाइन में मिलिट्री की तरह, आर्मी की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें फ़ायदा है कुछ, हर स्ट्रक्चर के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, इसीलिए दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। तो पहला जो लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, तभी इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या फ़ायदे हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं, और क्या क्या डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स। फ़ायदा क्या है भाई, सबसे पहली बात है एक सिंपल तरीका है, आसान तरीका है मैनेज करने का। ठीक, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा बचता है। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, और डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्विक होती है, क्विक डिसीजन, जल्दी से निर्णय लिए जाते हैं। और क्या होता है, रेड टेपिज्म नहीं रहता, लाल फीता स्याही नहीं रहती। रेड टेपिज्म का क्या मतलब होता है, जैसे आप सरकारी विभागों में आप देखते हैं कि बहुत कोई भी फाइल है वो कई सारे बाबुओं के पास से या क्लर्क्स के पास से होकर गुजरती है, इसलिए वो उसको पास करने या कोई काम करने में इतना समय लगा देते हैं कि उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए सरकारी कंपनियों में समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उनका, वो हर स्तर पे चेक्स एंड बैलेंसेस का होता है, लेकिन मिलिट्री आर्मी में ऐसा नहीं होता। आर्मी में अगर ऊपर से डिसीजन लिया गया तो नीचे तक फॉलो होना है। अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तय है, जल्दी से जल्दी निर्णय होगा, कॉस्ट पैसे बचेंगे आपके इस वजह से, और ये चीज़ें सिंपल रहेंगी। ठीक, चलती। तो ये तो हो गए क्या इसके फ़ायदे। तो अगर सब कुछ अच्छा है, फ़ायदे हैं, तो फिर हमें इसको हटाना क्यों है, क्यों नहीं हम इसी को इस्तेमाल करते। कुछ प्रॉब्लम है। पहला क्या है, नॉट सूटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अरे अब मान लेते हैं कि आपकी संस्था जो है छोटी सी है, जिसमें 20, 30, 40 लोग काम करते हैं, तब तो ये
वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, बेहतर चलेगा। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी संख्या है, 10-20 हज़ार लोग उसमें काम करते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोग काम करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेहतर साबित नहीं होगा। दूसरी बात, नॉट गुड फॉर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। नॉट गुड फॉर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम ऐसी है जो कि सॉल्व आसानी से नहीं हो सकती है और सिर्फ एक व्यक्ति के निर्णय से उस पर प्रभाव पड़ना है, तो हो सकता है उसका निर्णय सही ना हो। अगर कई सारे लोगों ने मिलजुल करके एक निर्णय नहीं लिया है तो हो सकता है कि उसका निर्णय सही ना हो। तो अगर निर्णय सही नहीं होगा तो उसका खामियाजा उस कंपनी को या उस संस्था को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है इसके लिए डिमेरिट्स हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ, क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चर अलग से समझाना पड़ेगा, मेरिट डिमेरिट बतानी पड़ेगी, तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।